राजेश बादल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राज्यसभा में 11 सांसदों का निलंबन हुआ पिछले सत्र में। लगभग सभी विपक्ष के हैं, कांग्रेस पार्टी से लेकर क्षेत्रीय दलों के। और इन 11 सांसदों के निलंबन के बाद मुझे तो नहीं लगता, यदि आप लोगों को पता हो तो शायद ऐसा हुआ हो कभी, कि एक सत्र में जो निलंबन होता था वो अधिकतम उस सत्र के लिए ही होता था, उसके बाद वो खत्म हो जाता था, अगले सत्र में सब कुछ सामान्य हो जाता था। लेकिन मॉनसून सत्र में जिन्हें सस्पेंड किया गया 11 लोगों को, आज भी कंटिन्यू है। क्या लगता है आपको, सरकार ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ को कम करके किसी सरप्राइज तरीके से कोई नया ऐसा बिल लाना चाहती है जिसे पास कराने में आसानी हो, यानी कि आधार बिल की तरह उसके लिए मनी बिल वाले रूट का इस्तेमाल ना किया जाए, या फिर जो मौजूदा उपराष्ट्रपति है राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वो कहीं ना कहीं कृष्णकांत या हामिद अंसारी बनने से बचना चाहते हैं, राष्ट्रपति भवन की तरफ देख रहे हैं? आप म्यूट है सर। देखिए अभिषेक, कुछ बातें जो है वो बड़ी जैसे अभी संतोष जी ने बताया कि संसद जो है किस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करने वाली सबसे बड़ी पंचायत हमारे देश की बनी रही है, और उसमें बड़े ही मूर्धन्य लोग जिनके एक एक तर्क को सुनने के लिए, एक एक भाषण को सुनने के लिए प्रेस गैलरी से लेकर के दर्शक दीर्घाएं तक खचाखच भरी होती थी। और राज्यसभा में भी एक परंपरा ऐसी रही है वर्षों तक कि जब जो सदस्य उसमें चुने जाते थे वो अलग अलग क्षेत्रों के ऐसे विद्वान लोग होते थे जो अपनी योग्यता और अपनी जानकारियों से संसद के इस भंडार को और धनवान और अमीर बनाते थे। अब ये बात मुझे तो याद नहीं आती, हालांकि संतोष जी और सतीश जी या शरद भाई बताएंगे, लेकिन मुझे तो कम से कम नहीं याद आता कि ऐसा कभी हुआ हो कि 11 अगस्त को पिछला सत्र जो हुआ था उसमें सांसदों ने कोई व्यवहार किया और उसके बाद आप इस सत्र में आकर के उनको निलंबित कर रहे हैं और निलंबन कर रहे हैं। तो क्या उससे ये भी एक गणित लगाने की बात है कि क्या उससे कोई जिसकी ओर आपने इशारा किया है कि क्या उससे कोई राज्यसभा का समीकरण असंतुलित हो रहा है, क्या उससे बिगड़ रहा है जिससे कि जिसका फायदा सत्ता पक्ष को मिले? तो पहली बात तो यह है कि इसमें जो आपने बात कही सचमुच राज्यसभा के सभापति, चूंकि पदेर उपराष्ट्रपति हैं और पदेर उनके राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन उनका व्यवहार जो रहा है उसने समूचे देश को खिन्न किया है, परेशान किया है। उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठी शख्सियत के साथ से हम लोग ये उम्मीद नहीं कर सकते। ये ठीक है कि जैसे चेयर पर जो बैठता है, आसन पर जो बैठता है, उससे किसी किस्म के कोई राजनीतिक लगाव या पूर्वाग्रह की अपेक्षा हम नहीं करते। और ये बात सच भी है, काफी हद तक हमने देखा है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी सभापति या स्पीकर जो हैं वो काफी हद तक निष्पक्ष रहने की कोशिश करते रहे हैं। हो पाए या नहीं हो पाए वो अलग बात है। आसन पर बैठे इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि क्योंकि हमने देखा है कि किसान कानून जिस तरह से पारित हुए और जो संसद में और राज्यसभा में जो खेल हुआ उससे किसका भला हुआ और किसके मन में किसके बारे में छवि उसकी बिगड़ी है। छवि बिगड़ी है उस पूरे हाउस की, छवि बिगड़ी है उस सभापति की जो एक उस आसंदी पर बैठा है जिस पर बहुत ही, अब चूंकि लंबा हो जाएगा, मैं अगर उदाहरण गिनाऊं कि पुराने जो पूर्ववर्ती उपराष्ट्रपति रहे हैं और उन्होंने किस तरह से अपनी परंपराओं से पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का उन्होंने समर्थन जीता है, हासिल किया है। लेकिन उन पर कभी देखिए कभी कभार कोई एक आध बात आई हो तो आई हो, लेकिन ज्यादातर वक्त तो मुझे याद आता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति पर सवाल उठे हों और उससे ये देश उनकी भूमिका से निराश हुआ हो, एक बात, और उस आसंदी पर जो बैठा रहा है। राजेश बादल जी, संतोष भारती जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं राजेश जी से खाली एक तुलना जानना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे 2 उपराष्ट्रपतियों से और राज्यसभा के सभापतियों में, भैरों सिंह शेखावत और मौजूदा
वेंकैया नायडू। जी, देखिए दोनों में जी, उन दोनों के बारे में कुछ बताइए। जी, भैरव सिंह शेखावत जी तो जैसे अटल परंपरा के प्रतिनिधि थे। अटल परंपरा से मतलब जो भारतीय जनता पार्टी में आप कुछ समाजवादी भी माने जाते थे, कुछ कांग्रेसी भी माने जाते, यानी उदारवादी धारा के प्रतीक थे। और भैरव सिंह शेखावत में मेरा तो तब परिचय हुआ था जब वो राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता थे और बाद में मुख्यमंत्री बने थे। तो मैं जितना मेरी जानकारी है और जितना मेरा उनके साथ संपर्क और संवाद रहा है, उसमें मैंने ये पाया है कि भैरव सिंह शेखावत पक्ष से अधिक प्रतिपक्ष की चिंता करते थे। क्यों उनका मैंने एक बार पूछा भी कि आपसे ये आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप प्रतिपक्ष को बहुत मदद करते हैं, पर्दे के पीछे से भी और जब आप आसंदी पर होते हैं तो उन्होंने एक बड़ा ठहाका लगाया और उन्होंने कहा कि देखिए, अगर मैं पक्ष को इस तरह से समर्थन करूँगा, तो शायद प्रतिपक्ष को आरोप लगाने का अवसर मिलेगा। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि प्रतिपक्ष की बात अगर जायज़ है, प्रतिपक्ष की आवाज़ उचित है, तो मैं उसमें अपना स्वर मिलाता हूँ उस और आसंदी पर बैठे हुए मुझे उससे कोई रोक नहीं सकता। जो गलत है, वो गलत है, ये उनके शब्द थे। और लेकिन अगर प्रतिपक्ष अपनी सीमा और अपनी मर्यादा लांघता है, तो फिर मैं उनको भी नहीं बख्शता। लेकिन पक्ष पर मैं थोड़ा-सा कंजूसी इसलिए बरतता हूँ, ताकि मुझ पर ये आरोप ना लगे कि आसंदी किसी सत्तारूढ़ दल का पक्ष ले रही है। क्या इस संसद में, मैं यही सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है, संतोष भाटिया जी से मैं थोड़ा-सा अलग मत रखता हूँ इस मामले में, कि कहीं न कहीं सांसदों को एक नौकरी करने वाला व्यक्ति बना दिया गया है दल बदल कानून के माध्यम से। कि आपको 5 साल की नौकरी है और 5 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट और अगर रिन्यू करना है, तो आपको एक आज्ञाकारी एम्प्लॉई की तरह, एक ओबीडिएंट एम्प्लॉई की तरह आपको काम करना होगा, तभी जा करके। आप सांसद नहीं है, एक कर्मचारी हैं, जिसका जिक्र अभी सतीश जी भी कर रहे थे कि एग्जीक्यूटिव के तरीके से चलाने की कोशिश हो रही है। आप म्यूट हैं सर। अभी हम लोग जब बात कर रहे थे, तो मैं ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि दरअसल इस परंपरा की शुरुआत कब से हुई, जब सांसदों ने अपने इस पवित्र काम में अगंभीर होने लगे वो और बड़े इस काम को हल्के-फुल्के ढंग से लेने लगे। 90 का दशक भारतीय राजनीति में अस्थिरता का दौर है और मुझे याद आता है कि एक जुमला उछला था जब 2-3 साल लगातार 96 में, 97 और 99 में जब चुनाव लोकसभा के हुए थे, तो पार्टियां ये बात कहने लगी थी कि हम जीतने वाले को टिकट देंगे। हम जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देंगे और जीतने वाले उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, ये उनके उसके जो पैमाने होते थे, वो बड़े अलग होते थे। वो ये आवश्यक नहीं है कि वो संसदीय मामलों के जानकार हों। ये आवश्यक नहीं था कि वो बहुत अच्छे स्पीकर, संसद में बहुत अच्छा भाषण देते हों। ये बहुत आवश्यक नहीं था कि वो संसद में बहुत ही राष्ट्रीय मसले पर गंभीर चर्चाओं को जन्म देते हों। ज़रूरी ये था कि मैदान पर वो वोट कबाड़ने में कितने माहिर हैं, उनके पास मसल पावर है या नहीं है, गैंग है या नहीं है, वो अपने इलाके में शराब बाँट सकते हैं या नहीं बाँट सकते हैं, अपने इलाके में तोहफ़े बाँट सकते हैं, आर्थिक रूप से इतने समृद्ध हैं या नहीं हैं। इस चीज की शुरुआत 96, 97, 98 में हम लोगों ने बहुत ही साफ तौर पर देखी थी और नतीजा क्या निकला कि हमने बीते 7-8 सालों में तो और ये प्रवृत्ति बढ़ गई है। हमने देखा है कि देखिए संसद में एक परंपरा है कि जब नए सांसद आते हैं तो उनके लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है और संसद के जितने भी जानकार स्पीकर होते हैं, अच्छे लोग होते हैं और वो सब उन नए सांसदों को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं और बहुत ही रिलीजियसली, बहुत ही ईमानदारी के साथ ये प्रशिक्षण कुछ वर्षों पहले तक होता था। अब हमने देखा कि बीते 7-8 वर्षों में ये प्रशिक्षण एक औपचारिकता बन के रह गया है। एक बात और बीच में आई थी हालाँकि कि अब हमें आज़ाद हुए करीब-करीब 50 साल हुए थे तब की बात कर रहा हूँ मैं कि जो लोकसभा का चुनाव लड़े, कम से कम उनके लिए ग्रेजुएट होना अनिवार्य कर दिया जाए, ये उससे पहले करीब बहस हुई थी। तब ये कहा गया कि चूँकि ये भारतीय संविधान का उल्लंघन होगा, लोगों को अवसर मिलना चाहिए, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे महानुभाव संसद में आते हैं, जिन्हें ना तो भारत के हितों की चिंता होती है, ना राष्ट्रीय हितों की चिंता होती है, ना विदेश नीति से परिचित होते हैं, ना रक्षा नीति से परिचित होते हैं।
तभी तो ये हुआ ना। और ये केवल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप केवल सत्ता पक्ष में ऐसा होता है। मैं पिछले 2020 की बात अगर याद करूं तो जो स्टैंडिंग कमेटीज की जो बैठक थी मार्च बजट सत्र के आसपास, सबसे ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के 57% सांसद थे जिन्होंने स्थायी कमेटी, संसदीय समिति की जो है स्थायी समितियों का की बैठकों में हिस्सा ही नहीं लिया। बीजेपी के 36% सांसदों ने हिस्सा नहीं लिया था और कांग्रेस के 15% सांसदों ने हिस्सा नहीं लिया था और बाकी दलों के 50% सांसदों ने स्टैंडिंग कमेटी में हिस्सा ही नहीं लिया था। एक प्रवृत्ति ये भी आई है, जैसे कि संतोष जी ने, सतीश जी ने भी कहा था। मैं एक उदाहरण बीते दिनों का आपको बताना चाहता हूं कि आईटी की स्टैंडिंग कमेटी की एक मीटिंग थी जिससे मैं बड़ा भौचक्का हुआ था और सारा देश ये हैरान रह गया था कि आईटी, जब स्टैंडिंग कमेटी ने होम मिनिस्ट्री के कुछ अधिकारियों को बुलाया था तो वो अधिकारी संसद की स्थायी समिति में गए नहीं, उन्होंने बायकॉट किया गृह मंत्रालय के। आप बताइए, ऐसा पहले कभी सुना है आपने? अगर ऐसा कहीं होता तो वो अफसर या वो अधिकारी बर्खास्त हो जाता या वो कहीं ना कहीं उसको उसको हो सकता है कि जेल भी हो जाती कई मामलों में। तो वो गए नहीं और उस स्टैंडिंग कमेटी में जो बीजेपी के सांसद थे उन्होंने तक हिस्सा नहीं लिया, रजिस्टर में हस्ताक्षर नहीं कर दिए। आप बहुमत से हैं भाई, आपकी बात मानी जाएगी, आप बहुमत से हैं और आप अपनी ही स्टैंडिंग कमेटी में भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो एक ये बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति बीते कुछ वर्षों में हुई है कि ना तो वो प्रशिक्षण में हिस्सा लेते हैं। हमने ये भी देखा है कि लाइब्रेरीज के दृश्य हमने देखे हैं पार्लियामेंट में कि एक के बाद एक सांसद जाते थे, किताबें निकलवाते थे, संदर्भ निकलवाते थे और इश्यू करा के ले जाते थे। और जब बड़ी बड़ी बहस होती थी तो जिनका नामों का जिक्र संतोष जी अभी कर रहे थे कि मधुलिमय, मधु दंडवते, प्रमिला ताई और भी पुरुषोत्तम लाल कौशिक, ब्रजलाल वर्मा, चंद्रशेखर जी, वीपी सिंह जी, कितने नाम आप लेंगे कि जिनको सुनना ऐसा लगता पूरे पूरे संदर्भों के साथ बोलते थे। आज संसद की लाइब्रेरी सूनी पड़ी रहती है, किसी को पढ़ने की कोई चिंता नहीं होती, किसी को पुराने संदर्भ तलाशने की चिंता नहीं होती, बेल में जाने, गर्भगृह में जाकर के तमाशा बचाने की उनके 2020 का संसद के नजरिए से अगर मैं याद करूं तो बहुत ही कलंकित सा साल है। जब से 52 के बाद से जब से संसद शुरू हुई है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि केवल 2 सत्र हुए हों। 3 सत्र बहुत ही अनिवार्य माने गए हैं। हमने 2020 में देखा कि केवल 2 सत्र हुए। बात ये देखिए, 1955 पहली लोकसभा में जब हुई थी तब एक सामान्य कामकाज कमेटी की बैठक हुई थी और उसकी एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि संसद का, लोकसभा और राज्यसभा का कामकाज कम से कम 100 दिन चलना चाहिए। और नेहरू सरकार ने उस पर इतने अनुशासन से उस पर अमल किया, उस कमेटी की रिपोर्ट पे, कि 55 उस पहली लोकसभा में 766 दिन काम हुआ, राज्यसभा में 565 दिन काम हुआ और 3784 घंटे काम हुआ था उसमें। और हम जिनकी तरफ बहुत इशारा किया जाता है कि इमरजेंसी में उनको उन्होंने जेल में डाल दिया, प्रतिपक्ष को अधिनायकवादी थी, इंदिरा गांधी के समय में बात करूं तो 71 से 77 की जो संसद थी उसमें लोकसभा की 613 बैठकें हुई थी। 613 बैठकें हुई और 4000 घंटों से ज्यादा काम हुआ था। तो कहने का अर्थ यह है कि जब आप उससे आप इधर देते जाइए, पिछले सालों का 16, 17, 18 का रिकॉर्ड देखिए तो और भी खराब है। 16 में 70 दिन काम हुआ है, 17 में 57 दिन काम हुआ है और 18 का तो मुझे अभी मेरा ख्याल एक बजट सत्र में तो केवल 22 बैठकें हुई थी। तो काम हम घटाते जा रहे हैं। संसद की जो भूमिका है वो सरकार के चलाने में, देश के संचालन में सिकुड़ती जा रही है और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है। अभिषेक, मुझे बहुत ही मतलब दुख होता है जब, क्योंकि आप जानते हैं कि कितना खर्च होता है, संतोष जी और बहुत ज्यादा बेहतर आंकड़ा बता पाएंगे, मगर 250 करोड़ करीब खर्च होता है प्रतिदिन एक दिन के ऊपर। सब सारे खर्चे मैं आपको बता रहा हूं। आप एक विकासशील देश में इस तरह से कैसे इस पैसे की बर्बादी कर सकते हैं? ये आप नहीं कर सकते कि जो है आप सिर्फ औपचारिकता के लिए और वेतन भत्ते के लिए सांसद जाएं वहां पे। आप केवल 7 दिन काम करते हैं, आप केवल 8 दिन काम करते हैं और वेतन 30 दिन का उठाते हैं, भत्ते 30 दिन के उठाते हैं। क्यों उठाते हैं भाई?
ये देश पूछना चाहता है, जानना चाहता है। आप गंभीर नहीं हैं, आप पढ़ते लिखते नहीं हैं, आपको मुद्दों की समझ नहीं है, आप अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन नहीं करना चाहते, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, सभी जगह बहुत ही लापरवाह, उदासीन और अयोग्य जनप्रतिनिधियों की भरमार है। एक मुख्यमंत्री के वोट ने एक प्रधानमंत्री को हटा दिया था। राजेश बादल जी। हाँ, मैं यही उदाहरण देना चाहता था कि देखिए, फिर भी अगर ऊपर से इशारा हो, नेतृत्व ठीक हो, तो आपको याद होगा 2019 के बाद जब पहला सत्र हुआ था, यही प्रधानमंत्री थे और यही सरकार दोबारा सत्ता में आई थी, पूर्ण बहुमत के साथ आई थी। तो जो पहला सत्र था, लोकसभा ने में 32 और राज्यसभा में 37 विधेयक पारित किए थे और एक-एक विधेयक पर चर्चा हुई थी। और काम का जो घंटा माने ऐतिहासिक काम हुआ था। 1.5 महीने तक वो सत्र चला था, 37 बैठकें हुई थी, 137% लोकसभा ने काम किया था और एक राज्यसभा ने 103% काम किया था। लेकिन अब देखिए कि क्या हुआ, उसके बाद से सरकार बैकफुट पर आ गई तो सारी चर्चा लापता कर दी। चुनौतियों के गोले आपके ऊपर बरसने लगे, तो आप जैसे, क्योंकि आपने गलत किया, 370 हटाई आपने, जिस तरीके से आपने सब विपक्ष को भरोसे में नहीं लिया, आपने गलवान घाटी में जो हिंसा हुई उसमें आपने कोई प्रतिपक्ष को प्रामाणिक जानकारी नहीं दी, उसमें आपने भरोसे में नहीं लिया, आपने कोरोना के टाइम पे आपकी नाकामियां उजागर हुई और आपने प्रतिपक्ष को भरोसे में नहीं लिया और उसका नतीजा क्या निकला? किसान आंदोलन, 3 किसान कानून बने, उसमें आपने भरोसे में नहीं लिया। असम और मिजोरम सारा शत्रु देशों की तरह लड़ रहे हैं, कभी आपने आजादी के बाद से ऐसा सुना है? त्रिपुरा के हालत खराब है, असम और मिजोरम में 2 देशों की तरह झगड़े हो रहे हैं और सरकार को ना तो प्रतिपक्ष को देने की कोई अपनी जिम्मेदारी समझी है, ना इस देश को देने की जिम्मेदारी है। सरकार को एक श्वेत पत्र भी लाना चाहिए था, जो नहीं लिया। तो जब ऐसे गोले बरसने लगे तो सरकार के सामने मुश्किल हो गई। इसके बाद उसने बहस का रास्ता ही जाना छोड़ दिया। आपने देखी कि संसद में उसके बाद से तो चर्चा ही लापता हो गई, कहीं चर्चा नहीं होती। तो जब आप बैकफुट पर होते हैं, जब आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत आरोप आएंगे, बहुत आप सवालों का उत्तर दे नहीं पाएंगे, तो फिर आप मुंह बंद कर देते हैं। लेकिन संभव नहीं है ये सब। ताला लगा के आप हमारी जबान को कैदी ना कर रख सकेंगे जेहन की उड़ान को, कैसे आप कर सकते?